लॉ फाउंडेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क चल रहा है, उसके साथ साथ आज मैंने स्टार्ट किया है अपना नए सब्जेक्ट के ऊपर वर्क। बट उससे पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि जो पेपर वाला काम है वो मतलब मैंने थोड़ा चेंज लाने के लिए बंद कर दिया है। तो अभी मैं कर रही हूँ लैपटॉप के ऊपर वर्क, बट कुछ सेटिंग्स की वजह से ये वीडियोस जो हैं मैं अगर बना रही हूँ तो वो अपलोड नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे मतलब इसको अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो हम आज शुरू कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ, जो कि सब्जेक्ट है LLB पार्ट 1 वालों का, या फिर जो सेमेस्टर वाले हैं उनमें सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट से मतलब थर्ड सेमेस्टर तक ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लॉ स्टूडेंट्स को। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ, पर्पसेस ऑफ लॉ एंड डेफिनेशंस ऑफ फेमस जूरिस्ट। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या है, अब हम इसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशंस अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशंस कहें या फिर इसको थोड़े वर्ड में समझना कि लॉ है क्या, जो कि हमें राइटिंग में काम आ सकता है, वो हमें बताएगा। इसके मटेरियल में समझ आएगा कि ये लॉ क्या है। बेसिकली law is what is law? Law क्या है? Law is set of rules, regulations and principles which recognized, protect and punished by authorities. Law जो है वो set of यानी collection of rules है, regulations और principle उसूल जो कि तस्लीम शुदा हैं और बहिफाजत हैं, या फिर उनकी पनिशमेंट होती है किसकी तरफ से? अथॉरिटीज़ की तरफ से। अब अथॉरिटी क्या है? जो भी मुल्क होगा उसमें जो उसकी कर्ता धर्ता आला ओहदेदारान हैं उनको हम अथॉरिटी कह सकते हैं। ठीक है, वो लॉ को रूल्स की तरफ से बनाते हैं, रेगुलेशंस देते हैं और प्रिंसिपल्स देते हैं, या फिर उनके ऊपर पनिश भी देते हैं जो कि इन लॉ की वायोलेशन कोई भी बंदा करे तब। ठीक है, और इसके साथ बताता है दीज रूल्स गिवन बाय हायर अथॉरिटीज सच एज मोनार्क, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यानी जो ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो हमें मिलते हैं किसके तरफ से? हायर अथॉरिटी, जो आला ओहदेदारान हैं। ठीक है, उनकी तरफ से मिलते हैं, जिसमें कौन आता है? मोनार्क यानी बादशाह, मोना मीन्स 1, आर्क मीन्स रूल, एक बंदे का रूल। जिस भी कंट्री में एक बंदे का रूल हो, मोनार्क। ठीक है, और उसके बाद लेजिस्लेटिव कौन? लॉ मेकिंग बॉडी। एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी जो अदालती प्रोसीडिंग्स चलती हैं या कार्रवाइयाँ चलती हैं उनके ज़रिए रूल्स ये मिलते हैं, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तो हमें जस्ट लिखने के लिए आ गए। आगे आगे देखेंगे, जो मैं आपको समझाती जाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉ है क्या। दिस टाइप ऑफ लॉज इन वेरीज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट देयर वैलिडिटी आर फॉलोइंग्स। यानी जो ये टाइप हैं लॉज की, ये डिफरेंट होती हैं अपने शक्ल में, जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं इनकी वैलिडिटी इज़ फॉलोइंग। जैसे मोनार्क है, मोनार्क के क्या चीज़ें हैं जो लॉ बनती हैं? किंग के ऑर्डर, ठीक है, किंग के ऑर्डर एंड कमांड, यानी उसके हुक्म होंगे या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर्स होंगे और हुक्म होंगे। ऑर्डर एंड कमांड सेम बात है कि एक तो वो कहेगा कि ये चीज़ करनी है वो हो जाएगी, दूसरा ये कहेगा ये करनी है अभी करनी है। उनके ऊपर हुक्म
जारी हो जाएगा, जो भी इसके सबऑर्डिनेट हैं वो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हो गए किंग के ऑर्डर्स या कमांड। ठीक है, उसके बाद है लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव से कैसे लॉज आते हैं? एक्ट्स के ज़रिए, स्टेचूट्स के ज़रिए, रूल्स के ज़रिए एंड रेगुलेशंस, आर्डर एंड ऑर्डिनेंस। अब एक्ट भी एक किस्म का लॉ होता है, स्टेट्यूट भी लॉ होता है, रूल्स भी लॉ होते हैं, रेगुलेशंस भी लॉ होते हैं, आर्डर्स या ऑर्डिनेंस ये भी लॉ होते हैं। किसके तरफ से आते हैं? लॉ मेकिंग बॉडी यानी लेजिस्लेटिव के तरफ से। और इसके बाद हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से लॉ कैसे बनता है? जैसे किसी अदालत ने केस लॉज दिए, यानी जज ने कोई प्रेसिडेंट दिया या ऐसा फैसला दिया जो कि केस लॉ बन गया, जो कि रिकॉर्ड हो गया, यानी इसको दूसरे भी फॉलो कर सकते हैं, वो हो गया केस लॉ। डिसीजंस यानी कोई अपने किसी भी मामले के ऊपर फैसला सुनाया, वो जजमेंट भी फैसला ये होता है जो लास्ट में सुनाया जाए किसी भी कार्रवाई के अंत में। ठीक है, और उसके बाद है कोड आर्डर्स, जो कोड के आर्डर होते हैं वो। ठीक है, कोर्स के रूल जो होते हैं, यानी एक उसूल या फिर रूल्स मीन्स ये भी लॉज ही होते हैं जो कि अहकामात जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंजंक्शंस यानी ज़रूरी हिदायत। ठीक है, इंजंक्शंस क्या है? ज़रूरी हिदायत जो काम किसी करने के लिए या ना करने के लिए कोई भी एक ऑर्डर पास हो कोर्ट से। ठीक है, ये आते हैं इस तरह से लॉज। अब तो ये हमने जस्ट समझ लिया कि लॉज के कौन कौन से तरीके हैं और कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, एक कंट्री में। नाउ मीनिंग ऑफ लॉ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ? मीनिंग ऑफ लॉ लैटिन में कहते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड ड्राइव हुआ है लीगम से। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी लॉ इन इटालियन लेगी। ठीक है, लॉ का जो वर्ड है यानी जो लॉ है आज हम पढ़ते हैं उसको इटालियन में कहते हैं लेगी, और लैटिन या ग्रीक में इसको बोलते हैं लीगम या लेक्स इज इक्वल टू लॉ। ठीक है, ये जो लॉ वर्ड है ये ड्राइव हुआ है इस लीगम से या लेक्स से, जो कि टर्म है लैटिन का है, या इसको हम कह सकते हैं ग्रीक यूनान का। ठीक है, दूसरा इसको फ्रेंच में बोलते हैं लॉ इन फ्रेंच ड्रोट। ठीक है, ड्रोट मीन्स लॉ। और अरबिक में इसको या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं कानून, शरिया या फिर हुक्म। ठीक है, ये तीन वर्ड्स ये अरबिक में यूज़ होते हैं या शरिया लॉ में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और रोमन में इसको कहते हैं लॉ इन रोमन्स जस। ठीक है, जस। और लॉ को हिंदी में बोलते हैं धर्मा। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ लॉ। Law is a unique social political phenomena with more or less universal characteristics that can be considered through different school of thoughts or by different legal theories analysis by famous jurists। ठीक है, ये जो लॉ है एक यूनिक सोशल पॉलिटिकल फिनोमेना है, यानी स्ट्रक्चर है जो कि कुछ या कम मतलब बहुत ज़्यादा या थोड़े बहुत यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक इसके जो खासियत हैं यानी जो इसके फीचर्स हैं वो के यूनिवर्सल फिनोमेना वगैरह या कैरेक्टर्स इसमें शामिल हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स से। अब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या हैं वो भी हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। ठीक है, या फिर डिफरेंट लीगल थियोरीज जो कानून की थियोरीज दी गई हैं उनके एनालिसिस के ज़रिए आते हैं, या फिर
ये दिए जाते हैं किसी फेमस जूरिस्ट की तरफ से। जूरिस्ट कौन होता है? द पर्सन हु रिसर्च ऑन लॉ, ठीक है, ऑन लीगल नॉलेज, वो होता है जूरिस्ट। There are some sources of interest in nature of law are closely linked, which are law is recognized as a social science, are said to be normative science, which is based on human behavior in a particular situation in the society, or when enforceability of law through different forms of sanctions enforced by स्टेट टू इट्स सब्जेक्ट। यानी जो लॉ है वो तस्लीम शुदा है या इसको रिकग्नाइज तस्लीम किया जाता है एज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस कौन सी होती हैं? वो साइंसेस जिनमें लॉज और रिजल्ट्स एग्जैक्ट ना हो, टाइम टू टाइम वो इवोल्यूट होते हों हर टाइम और चेंज होते रहते हों उसके नताइज, ठीक है, ये है सोशल साइंस। और या फिर इसको हम कह सकते हैं नॉर्मेटिव साइंस, यानी जो हमारे कल्चर या हमारे जो नॉर्म्स हैं उनसे आए कोई भी चीज़ ड्राइव हो जाए उसको कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। और जो कि बेस्ड ऑन हो पर्सन यानी ह्यूमन बिहेवियर के, इंसान जो इंसान है उनके तौर तरीक़ों पे, उनके बिहेवियर को, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक मखसूस सिचुएशन सोसाइटी में, सॉरी फॉर दैट। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं जब ये इन्फोर्सिबिलिटी हो लॉ की डिफरेंट फॉर्म के हिसाब से, जब इसको इम्पोज करना यानी इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए डिफरेंट फॉर्म्स के से, तो उनके जो इसके सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के, उनके ऊपर सैंक्शन यानी पनिशमेंट यानी सज़ा इम्पोज हो सकती हो, ठीक है। ये है इसका नेचर ऑफ लॉ में एक पर्टिकुलर वजाहत, इसकी एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं इसको। अब यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। यूनिवर्सलिटी कौन सी हो, एक जैसी चीज़ कौन सी हो। इट इज़ जनरल लॉ that everyone has right to life। ये एक आम लॉ है जिसमें हर एक बंदे को राइट है ज़िंदगी का, ठीक है। इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइक इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 9 लाइफ एंड लिबर्टी सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, आर्टिकल 3 UNDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड। यानी यूनिवर्सलिटी कौन सी हो, ये एक जनरल लॉ है कि ज़िंदगी हक है सबका, ठीक है, लाइफ टू राइट हक है सबका, जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसी भी, ये जो पहले तो राइट टू लाइफ हर किसी का हक है, वो हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है जो भी स्टेट हो। जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 वाला है उसके आर्टिकल 9 में डिफ़ाइन है लाइफ एंड लिबर्टी यानी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। ये पाकिस्तान के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल 9 में डिफ़ाइन है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 UNDHR में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये बताता है कि जो आर्टिकल 3 में कि राइट टू लाइफ सबका हक है, आर्टिकल 3 ये बताता है जो कि एप्लीकेबल है पूरी दुनिया के लिए, यानी जो भी कंट्री UNO से रिकग्नाइज है यानी UNO जिसको तस्लीम करता है उसके ऊपर ये चीज़ वाज़े है, ठीक है, पूरी दुनिया में। उसके बाद है नॉर्मेटिव डोमेन्स इन आवर कल्चर, यानी जो हमारी रहन सहन करना ना करना जो कल्चर के हैं रस्म व रवाज, उनके देखते हुए कल्चर में हमारे में वो कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोरालिटी, रिलीजन, सोशल कन्वेंशन,
equated etc which purports to guide human behavior giving rise to reason for actions। यानी जो मॉरलिटी है, रिलीजन है या सोशल कन्वेंशन इक्वेटेड हैं, वो इस चीज़ को प्रोपोर्ट करते हैं कि हम जो हैं इंसान को, जो ह्यूमन हैं, उनके बिहेवियर को गाइड करें और उनको उभारें किसी रीज़न के लिए कि वो एक्शन लें अपने लिए या सुधारा, मीन्स के सोसाइटी ग्रो हो, ठीक है, थ्रू इसके मॉरलिटी, रिलीजन या सोशल कन्वेंशंस के ज़रिए, यानी इसमें कुछ चेंज आए जो कि अच्छे की तरफ से हों। उसके बाद इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सैंक्शन। सैंक्शन ईच एंड एवरी वन हैज़ ड्यूटी टू ओब्लाइज टू ओबे द लॉ। हर किसी के ऊपर, हर एक बंदे के ऊपर ड्यूटी है कि वो ओबे करे लॉ को, ठीक है। When it would violated by anyone, जब ये किसी भी बंदे से वायलेट हो, यानी इसकी जो है ना वायोलेशन हो, the state or any higher authority impose the punishment penalty on the violation by any individual in the society। यानी जो स्टेट है या हायर अथॉरिटी है उसके ऊपर इम्पोज करेंगी, मुसलत करेंगी पनिशमेंट्स या पेनल्टी जो कि उसके ऊपर आयद हो जाएंगी वायोलेशन की सूरत में उस बंदे के ऊपर जो कि एक सोसाइटी का फ़र्द है। देन the term sanction is derived from the Roman word sanctio which means penalty। sanctio is equal to penalty or punishment।